बार्थोलोम्यो कूमा, जो हम सभी के लिए एक वॉरलॉर्ड था और सोरबेट किंगडम का फॉर्मर किंग, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। ये कैरेक्टर हमारे लिए एक नॉर्मल कैरेक्टर था। इसकी थ्रिलर बार्क में अपीयरेंस सॉलिड थी काफी। ये पावरफुल था, इस पे वॉरलॉर्ड का टाइटल था और हमें बाकी वॉरलॉर्ड को देखा ही था कि वो कैसी लाइफ जी रहे थे। तो कूमा के लिए भी हमारा परसेप्शन वही था कि ये भी अपने तरीकों से एंजॉय कर रहा होगा और वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर से मानता है तो वो भी अपने फायदे के लिए। बट फिर वानो आर्क खत्म होता है और एगेड शुरू होता है और फिर एक मांगा चैप्टर और ये सारा का सारा परसेप्शन चेंज। ये कैरेक्टर जो हमें बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और अपनी वैल्यूज पे रहने वाला लग रहा था, वो तो बिल्कुल ही अपोजिट निकला। वो तो अपना डिसीजन तक नहीं ले सकता था, उस पर उसका भी राइट नहीं था। किसी और के लिए क्या ही लेगा वो। ये मांगा चैप्टर्स मेरे लिए बहुत दर्द भरे रहे हैं। इन्हें पढ़ के लग रहा था कि बस बहुत हुआ इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स का। हर एक चैप्टर के साथ मैं सोच रहा था अब इसका दुख कम होगा, नेक्स्ट में कम होगा, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में तो कम हो जाएगा। बट वो तो बढ़ता ही गया। बर्थ से स्लेवरी, वहां से जैसे तैसे फ्री हुआ। एक लड़की से प्यार हुआ तो उसे भी छीन लिया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, उसे टॉर्चर किया गया और जब वो यूजलेस हो गई तो उसे छोड़ दिया गया उसकी बच्ची के साथ विद अ इनक्योरेबल डिजीज। फिर कूमा के लिए और ज्यादा सफरिंग। ये बंदा दिखाता है कि प्यार होता क्या है। लव फॉर लवर, लव फॉर डॉटर, व्हाट सैक्रिफाइस इज। अपनी बेटी के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए राजी हो गया ये, जो इसकी खुद की बेटी भी नहीं है। कूमा का पास जानकर मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है। क्यों, वाई, हाउ, व्हाट, कुछ काम नहीं कर रहा भाई। फक यार। ये सब डिटेल में जानने के लिए कूमा के पास से शुरू करते हैं कि इन सब की शुरुआत हुई कब, कहां और कैसे। कूमा के फादर जो बकीनियर ट्राइब से बिलोंग करते थे, वो ट्राइब जिसने सेंचुरीज एगो कुछ ऐसा वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया था जिस वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट उनसे नफरत करती है। तो गवर्नमेंट अब भी उस ट्राइब के हर बंदे को सजा देती आई है और अभी भी दे रही है। तो उस ट्राइब के लोगों को खुद को बचा कर रखने के लिए छुप कर रहना पड़ता है और ऐसा ही कूमा के फादर ने किया। प्रेजेंट से 47 ईयर्स पहले जन्म हुआ कूमा का सोरबेट किंगडम में, जो साउथ ब्लू का पार्ट है। कूमा की माँ तो नॉर्मल ह्यूमन थी, बट बिकॉज ऑफ कि कूमा के पिता बकीनियर ट्राइब से हैं, तो इससे कूमा भी बकीनियर बन जाता है। जैसे ही कूमा का जन्म होता है, उसके पिता डॉक्टर को इस बात को छुपाने के लिए कहते हैं, बट 4 साल बाद गवर्नमेंट एजेंट को कहीं से टिप मिलती है और वो इन लोगों को ढूंढ निकालते हैं और यहाँ से लग गया इस फैमिली की खुशियों पे फुल स्टॉप और शुरू हुई इनकी स्लेवरी की कहानी। इन लोगों को सेलेस्टियल ड्रैगन्स का गुलाम बना दिया गया और इन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि कूमा की माँ तो चल बसी। टॉर्चर बस फिजिकल नहीं, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअल और हर उस एस्पेक्ट में जिससे किसी को सजा दी जा सकती है। इस पॉइंट पे कूमा भी सोच रहा था इस लाइफ से तो बढ़िया मौत होगी, बट उसके पिता उसे चीयर अप करते हैं और कहा उससे इस सब को एंड्योर करने के लिए। कूमा को चीयर अप करने के लिए उसके पिता वॉरियर ऑफ लिबरेशन के बारे में उसे बताते हैं, जो एक दिन उन्हें इस कैद से आजादी दिलाएगा। उसके पिता उसके लिए सन गॉड निका की रिदम गाते हैं, लेकिन तभी एक दल्ला नोवल उन्हें शूट कर देता है। भाई अपनी आंखों के सामने कूमा अपने पिता को खो देता है। इससे बुरा क्या ही हो सकता है उसके लिए। पहले माँ फिर पिता। और आगे ऐसे ही लिटिल कूमा स्लेव की जिंदगी जीता रहता है। फिर गॉड वैली पे नेटिव हंटिंग कंपटीशन होता है, जो आज से 38 साल पहले हुआ था और इस कंपटीशन में होना था मासूम लोगों की मौत का नंगा नाच, जिसे देखने के लिए वह वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स थे। खेलने के लिए सेलेस्टियल ड्रैगन्स थे, जो जितने लोगों को मारेंगे उतना उनको प्राइज मिलेगा। अब इस कंपटीशन में उन्हें सरवाइव करना था, पर कुछ पता नहीं था मौत कब और कहां से आ जाए। ये सब बच्चे थे तो कैसे सरवाइव करना है ना, ये भी नहीं पता था। लिटिल कूमा यहाँ से भागने का ट्राई करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि बाकी स्लेव उसे ऐसा नहीं करने देते हैं। क्योंकि अगर कूमा वहां से भाग गया तो उसकी सजा बाकी स्लेव्स को मिलेगी जो पीछे रह जाएंगे। तो वो सब कूमा को ऐसा करने से रोकते हैं और उसे मारते भी हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता है। वो सब कूमा को घसीटते हुए हंटिंग ग्राउंड तक ले आते हैं, जहां पर आकर वो बाकी बच्चों से मिलता है जो स्लेव्स थे, जिसमें इवानकॉफ और गिनी थी। यहाँ पर इवानकॉफ सभी स्लेव्स को उसका प्लान बताता है इस मौत के कुएं से निकलने का, जिसके लिए उन्हें उस प्राइस चेस्ट के डेविल फ्रूट चाहिए होंगे, जिन चेस्ट में बहुत पावरफुल डेविल फ्रूट है, लाइक उवो नोमी, मॉडल शिरियू, निक्यू निक्यू नोमी,
पर बाकी स्लेव यहाँ साइलेंट थे, क्योंकि इस प्लान को शुरू करेगा कौन उन चेस्ट में से डेविल फ्रूट चुरा पाएगा। फिर यहाँ पर कुमा अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि उसकी लार्जर बॉडी के साथ वो ज्यादा देर सरवाइव कर पाएगा। फिर होता है द रॉक्स पायरेट, रॉजर पायरेट्स और मरीन्स का अराइवल, जिससे चारों तरफ केओस, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस सब के बीच में कुमा और इवानकोव को चांस मिलता है डेविल फ्रूट खाने का। वो दोनों चेस्ट तक पहुंच जाते हैं, बट तभी वहां पर शार्लेट लिनलिन आ जाती है और इवानकोव को उसका डेविल फ्रूट नहीं खाने देती है वो। बट कुमा को चांस मिलता है और वो खा लेता है अपना डेविल फ्रूट। जैसे ही वो डेविल फ्रूट खा पाता है, तुरंत वहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स के दद्दा आ जाते हैं, यानी सैटर्न, और वो कुमा को बोलता है कि तुम बकीनियर से पैदा हुए हो, मतलब तुम पैदाइशी स्लेव हो, तुम स्लेव हो और वही रहोगे, तुम्हारी जिंदा होने का कोई मतलब नहीं है। बट कुमा इन सब शब्दों के बाद भी प्राउडली खड़ा होता है और कहता है कि वो जितने हो सके उतने स्लेव को यहाँ से बचा कर ले जाएगा, नीका की तरह उन सभी को उनकी आजादी दिलाएगा। और एंड में कुमा ने 500 से ज्यादा स्लेव्स को गॉड वैली से बचाया। इसके बाद वो खुद गिनी और इवानकोव के साथ सोरबेट किंगडम आ गया। एक चर्च में कुमा और गिनी ने रहने का फैसला किया, बट इवानकोव ने अपनी इस फ्री लाइफ को जीने का फैसला किया और वो निकल पड़ा अपने सफर पर। गिनी और कुमा साथ साथ ग्रो हो रहे थे और एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। आगे जब कुमा 17 साल का हो गया था, वो प्रीस्ट बन गया और सभी की मदद करता था अपने डेविल फ्रूट की पावर की हेल्प से। 5 साल बाद गिनी ने कुमा से मैरिज के लिए प्रपोज किया उसे, बट कुमा ने उसे मना कर दिया कि वो उसकी माँ की तरह अपने फ्यूचर को खराब कर लेगी उसके बकीनियर होने की वजह से। कुछ सालों के बाद सोरबेट के किंग ने एक डिसीजन लिया कि सोरबेट के साउथर्न लैंड को लॉलेस लैंड बना दिया जाएगा, जिसे सुनने के बाद कुमा और उसके साथी कासल में जाते हैं, जहां उनकी फाइट रॉयल गार्ड से हो जाती है और उन सभी को प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, ड्रैगन और इवानकोव सोरबेट में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और उनके किंग को ओवरथ्रोन कर देते हैं, मतलब उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसे भगा देते हैं। सभी प्रिजनर्स को फ्री कर दिया जाता है और कुमा और गिनी अपने फ्रेंड इवानकोव को पहचान लेते हैं और उनके फ्रीडम फाइटर ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, जो आगे चलकर बनता है द रेवोल्यूशनरी आर्मी, जहां कुमा बनता है रेवोल्यूशनरी आर्मी का थर्ड पिलर। सब बढ़िया चलना शुरू ही हुआ था कुमा के लिए, लेकिन तभी खबर आती कि गिनी को कैप्चर कर लिया गया है, वो भी सेलेस्टियल ड्रैगन की वाइफ बनने के लिए। इसके बाद कुमा और चेंज हुआ एक रूथलेस और डेयरिंग सोल्जर में। 2 साल बाद कुमा ड्रैगन और इवानकोव के साथ ईस्ट ब्लू में एक ऑपरेशन पे था, जहां वो ग्रे टर्मिनल में हो रहे अत्याचार को देखता है और सभी सर्वाइवर्स को अपने शिप में लेते हैं वो लोग। आगे बाल्टिगो में गिनी को छोड़ दिया जाता है। वो किसी तरह से आर्मी को कांटेक्ट करती है और अपने हालात के बारे में सभी को बताती है कि वो मरने वाली है एक बीमारी की वजह से जो उसे मरिजुआ से मिली है। जैसे ही कुमा को ये पता चलता है, वो सीधे सोरबेट किंगडम के उसी चर्च में आता है जहां पर पहले वो और गिनी रहा करते थे। जैसे उसको पता था कि गिनी यहीं पे मिलेगी, बट जब तक कुमा वहां पर पहुंचता है गिनी मर चुकी थी। पर कुमा को वहां एक बेबी गर्ल मिलती है जो बोनी थी। कुमा उसकी अपनी बेटी की तरह देखभाल करता है। कुमा इस टाइम पे अपनी बेटी का ख्याल रख रहा था और रेवोल्यूशनरी आर्मी के मिशन भी देख रहा था। पर कुछ टाइम बाद कुमा नोटिस करता है कि बोनी के स्किन पे वही स्टोन है जो गिनी के शरीर पे थे उसकी मौत के टाइम पर। कुमा बोनी को छुपा कर रखता है और कहीं भी उसे जाने से मना करता है और डॉक्टर को उसे दिखाता है, बट इसका कोई इलाज नहीं मिलता है। ड्रैगन कुमा से कहता है कि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में सर्च करने को कहेगा, किसी डॉक्टर को जिसे इसके बारे में पता हो। एक दिन एक डॉक्टर से कुमा को इस बीमारी के बारे में पता चलता है। इसे सेफायर स्केल्स कहते हैं और ये इनक्योरेबल डिजीज है और बोनी 5 साल के अंदर में मर जाएगी, जिसको सुनकर कुमा डर जाता है और पूरे वर्ल्ड में सेल करता है डिफरेंट से डिफरेंट आइलैंड्स पे, इस होप में कि कोई तो ऐसा होगा जो इसको ट्रीट करना जानता होगा और उसकी बेटी की जान बच जाएगी। वो हर किंगडम और हर एक आइलैंड पे जाता है, लाइक टोरिनो किंगडम, वेदेरिया, बोन आर्किपेलागो, टेक्विला वुल्फ और मैनी मोर। पर 4 साल बाद वो फिर ड्रैगन से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। ड्रैगन उसे डॉक्टर वेगापंक से मिलने के लिए कहता है, जो एक जीनियस साइंटिस्ट है। कुमा तुरंत उसकी लोकेशन ढूंढता है और उसकी प्रेजेंट लोकेशन थी एगहेड आइलैंड, क्योंकि पहले उसकी लैब पंक हैजार्ड पे थी।
कुमा 8 साल की बोनी को एगेड पे ले जाता है और डॉक्टर वेगापंक को उसे दिखाता है, जहां वो बताता है कि वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, बट उसे कुमा की फिजिक को स्टडी करना है। कुमा इसके लिए राजी हो जाता है। वेगापंक बताता है कि उसे कुमा की हेरिटेज से एक आर्मी तैयार करनी है जो उसी की तरह स्ट्रांग हो, बट इस सब बात का सैटर्न को पता चल जाता है और वो शर्त रखता है कि 3 शर्तों पे ही बोनी का इलाज होगा। मतलब इन दल्लों की वजह से ही उस बच्ची को बीमारी हुई और अब यही शर्त भी रखेंगे। इस सैटर्न के मून को इसकी टांट पे फेंक के मारो सब। सैटर्न अपनी शर्त बताता है। पहला, कुमा वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड में से एक बनेगा। सेकंड, खुद को एक साइबॉर्ग में उसे बदलवाना होगा। थर्ड, खुद की पर्सनैलिटी और फ्री विल को इरेज करवाना होगा। परंतु इतना सब करने के बाद भी एक और चीज है इसमें, कुमा अपनी बेटी बोनी से कभी नहीं मिल सकता है। कभी मतलब कभी नहीं मिलेगा। बोनी को वर्ल्ड गवर्नमेंट की निगरानी में रखेंगे जब तक कुमा की सारी मेमोरी और इमोशन इरेज ना हो जाए। यहाँ पर वेगापंक सैटर्न की कंडीशन का अपोज करता है, बट कुमा सभी शर्तों को मान लेता है, बस ये सोचकर कि बोनी का इलाज हो पाएगा। और नेक्स्ट 6 मंथ तक कुमा बोनी के साथ ही रहता है, जहां वो सेंतामारू, किजारू और वेगापंक के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करता है। बोनी का ट्रीटमेंट होने के बाद वो CP8 के साथ वापस चर्च चली जाती है और कुमा शर्त के हिसाब से वॉरलॉर्ड बन जाता है। एज अ वॉरलॉर्ड कुमा बहुत सारे आइलैंड पे जाता है और एक बार गोवा किंगडम में जाता है, जहां उसे याद आता है कि ड्रैगन का एक बेटा भी है जो यहाँ पर रहता है, मंकी डी लूफी। कुमा उसे देखता भी है। आगे एगेड पे कुमा के साइबॉर्ग बनने का लास्ट स्टेप होता है, जहां उसे वेगापंक और स्टूसी से पता चलता है कि 1 साल बाद वो अपनी फ्री विल खो देगा। कुमा के साइबॉर्ग बनने की शुरुआत एक एक बॉडी पार्ट से होगी और एंड में उसका सर होगा। कुमा वॉरलॉर्ड की ड्यूटीज निभा रहा था और साथ में रेवोल्यूशनरी आर्मी की हेल्प भी कर रहा था, बट वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। जब स्ट्रॉ हैट आर्लोंग पायरेट से भिड़ते हैं तब कुमा अपनी बेटी बोनी को देखता है और उसे पता चलता है कि वो एक पायरेट बन गई है और वो कुमा को ढूंढ रही है। वो तुरंत ही खुद की पावर को यूज करके दूर किसी आइलैंड पे भाग जाता है, उस डील की वजह से जो उसने सैटर्न से की थी। यहाँ वो अपने और ड्रैगन के बच्चे के फेट में कॉमन फीट्स देखता है। वो दोनों ही पायरेट बन चुके हैं अब। वाटर 7 के टाइम पर कुमा एगेड पे पहली बार खुद का पैसिफिस्टा देखता है और बातों बातों में वेगापंक उसे बताता है कि लूफी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉर छेड़ दी है। तो कुमा भी उसको बताता है कि लूफी के बारे में कि वो ड्रैगन का बेटा है, क्योंकि वेगापंक को वैसे भी पता चल ही जाता, क्योंकि वो कुमा की मेमोरीज में उसे देख ही लेता। थ्रिलर बार के टाइम पर कुमा का इंटरेक्शन होता है स्ट्रॉ हैट से, जहां वो लूफी के क्रू को टेस्ट करता है। सांजी और जोरो की लॉयल्टी देखकर वो बहुत ही खुश होता है कि ड्रैगन के बेटे के पास एक लॉयल क्रू है। आगे साबाओडी में वो स्ट्रॉ हैट की हेल्प करता है। एक तो उन्हें किजारू से बचाता है और दूसरा हर एक को ऐसी जगह पर भेजता है जहां पर उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। जिस चीज में वो माहिर है उसमें वो नेक्स्ट स्टेप पर जा सके। तो हम कह सकते हैं कि कुमा की ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट लेवल की है। उसे हर एक बंदे के लिए परफेक्ट आइलैंड याद था। उसकी मेमोरी और ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। अब फिर वो टाइम आता है जब कुमा अपनी फ्री विल खो देगा, लास्ट स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जहां वेगापंक से कहता है कि उसे स्ट्रॉ हैट की शिप को प्रोटेक्ट करना है और वो अपने फेट को एक्सेप्ट करता है, नीका में बिलीव करके। वेगापंक भी रोते हुए लीवर को नीचे खींचता है मशीन के। फिर हम कुमा को देखते हैं मरीन फोर्ड वॉर में, जहां वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है किसी भी बात का, जिसका मतलब था उसकी फ्री विल अब खत्म हो चुकी है। वो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता है अब। मरीन फोर्ड वॉर के बाद कुमा जाता है साबाओडी स्ट्रॉ हैट की शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मरीन्स को जैसे ही उस शिप के बारे में पता चलता है वो उसे डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं, बट कुमा हैचिन और डुवोल की हेल्प से उसे प्रोटेक्ट करता है। इस सब के बीच में कुमा को काफी चोट आ जाती है, बट जब फ्रैंकी वहां आता है तो उसे शिप काफी सेफ मिलती है और उसके आते ही कुमा वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। इसके कुछ टाइम बाद कुमा जिस सबसे बचकर भाग रहा था, जिसे उसने पूरे बचपन झेला, उसे फिर उसी में फेंक दिया गया, मतलब स्लेवरी। उसे लूफी की मदद करने के लिए पनिशमेंट दी गई। उसे किसी जानवर की तरह ट्रीट किया जाने लगा, जहां रोजवर्ड उसकी बैक पर सवारी कर रहा था पूरे लेवली में। लेवली के 4th डे पे कार्लोस प्रिंसेस सिराहोसी को स्लेव बनाने का ट्राई करता है, जिसपे वो कुमा को ऑर्डर देता है प्रिंसेस को चेन में बांधने का। इस टाइम तक कुमा अपने सोचने की शक्ति खो चुका है। उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसे जो ऑर्डर मिलेगा वो करेगा। जैसे ही सिराहोसी के भाई उसे बचाने का ट्राई करते हैं, कार्लोस कुमा को ऑर्डर देता है उन्हें मारने का। कुमा जैसे उन पे लेजर मारता है,
वो डॉज कर लेते हैं। तभी वहां पर साई और लियो आ जाते हैं उसे रोकने, और वो कार्लोस को ही पेल देते हैं। जैसे ही कुमा को उन्हें मारने का ऑर्डर मिलता है, इतने में वहां पर रेवोल्यूशनरी आर्मी का मोरले आ जाती है और वो कुमा को रुकने को कहती है और उसे पकड़ के मेरिजुआ से निकल जाती है। जैसे ये लोग मुमीरो आइलैंड पहुंचते हैं, ड्रैगन कुमा से पूछता है कि उसने मेरिजुआ में क्या देखा। कुमा यहाँ ड्रैगन को मास्टर कहकर बुलाता है। रेवोल्यूशनरी आर्मी कुमा को रिपेयर करने का ट्राई कर रही थी, पर इतने में वो खड़ा हो जाता और चल पड़ता है और सभी लोग पीछे रहकर रोने लगते हैं कुमा की हालत को देखकर। बट वो एक रोबोट की तरह आगे बढ़ता जाता है और अपने डेल फ्रूट का यूज करके सीधे रेड लाइन पर जाता है और वो रेड लाइन को क्लाइम करना शुरू कर देता है। ऊपर उसे अकाइनो मिलता है जो उसे उसकी इंटेंशन पूछता है और इसके बाद वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। अकाइनो ने उसके फेस और लेग को काफी डैमेज कर दिया था। फिर कुमा वहां से भाग जाता है। इस टाइम पे हमें पता है कि एगेट पे क्या हो रहा है। सैटर्न स्ट्रॉ हैट के सामने है और रिसेंट चैप्टर में बोनी सैटर्न पे अटैक करती है, बट सैटर्न बोनी को फिर मारने का ट्राई करता है। बट सही टाइम पर कुमा वहां पर आ जाता है और अपनी बेटी को बचाता है और बचाने के साथ साथ वो आइकॉनिक पंच मुझे देखना है। उस पंच से सैटर्न की, बस समझ जाओ मेरी भावनाओं को, हो जाए वो। मेरी पर्सनल फीलिंग्स बताऊं तो उस पंच से कुमा सैटर्न के सारे ढक्कन खोल दे, इस बुड्ढे की पुश्ते डेली पैदा होए और वेगापंक इसे साइबॉर्ग में कन्वर्ट कर दे और वो भी कचरा साफ करने वाला रोबोट इसकी जिंदगी एक्सपेरिमेंट का फेल प्रोडक्ट बन जाए और कैटलिस्ट बने लूफी और बोनी। तो कैसी लगी वीडियो ना, छोड़ यार, ये लाइन चाहिए नहीं यार, नहीं चाहिए कोई लाइन मेरे को।